नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी फटाफट में, जहां हम बुलियन मार्केट के बारे में आज बात करने वाले हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले आज एक बेहद ही खास मेहमान के साथ करने वाले हैं। हमारे साथ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के इंडिया रीजनल सीईओ हैं यहाँ पर सचिन जैन। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमें। सबसे पहले मैं गोल्ड डिमांड से ही शुरुआत करूँगा, क्योंकि जो सेंट्रल बैंकों की जो बाइंग होती है उस पर लोगों का भरोसा ज़्यादा होता है। उन्हें लगता है कि मजबूत हाथों में सोना जा रहा है तो भरोसा गोल्ड पे और भी ज़्यादा बढ़ता है। किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है और इसके क्या मायने हैं, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज़ भी, वहाँ के भी सेंट्रल बैंकों से ये बाइंग हो रही है। क्या ट्रेंड चल रहा है, आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। लेकिन आपने जैसे बोला कि एक सेंट्रल बैंक बाइंग से क्या ट्रेंड निकलता है, तो मेरे हिसाब से सेंट्रल बाइंग एक दो तीन चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है। एक तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि कंट्री की सॉलिडारिटी, उसकी एक स्ट्रेंथ, बट दूसरा एक रिफ्लेक्ट करता है कि जियो पॉलिटिकल एक रिस्क जो बना पड़ा है। तो पिछले कुछ समय से ये कंटिन्यूस हो रहा है और आगे के समय में भी ये एक रिफ्लेक्टिव है कि कंट्रीज़ जो हैं अपने को स्तर कर रही हैं और गोल्ड एक अच्छा माध्यम है टू ब्रिंग दैट सॉलिडारिटी इन अ कंट्री। और एक तरह से हम बोलते हैं कि डी डॉलराइजेशन एक तरह से कुछ हो रहा है, जिसमें कंट्रीज़ के जो एसेट्स अलग अलग जगह पे हैं उनको लिक्विड गोल्ड में करके अपने पास रख रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड है और इसका रीज़न मोस्टली जियो पॉलिटिकल है, अनसर्टनिटी और थोड़ा रिस्क जो बना हुआ है। ओके, अभी किस तरह के ट्रेंड बन रहे हैं, किस तरह की खरीदारी हो रही है? अगर रिसेंट कुछ डेटा अगर आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ। हाँ, तो हमने पहले क्वार्टर में बहुत अच्छा एक क्वार्टर हिंदुस्तान के प्रति, हमने भारत के प्रति देखा। और ये रिफ्लेक्टिव है कई चीज़ों का। ये रिफ्लेक्टिव है कि एक जो कोर में एक कंज्यूमर की जो इनकम एक बढ़ रही है, एक हमारी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है इंडिया की, हमने देखा कि करीब 6 से 7% की इंक्रीज़ ऑफ ज्वेलरी एक डिमांड रही वॉल्यूम में, और वैल्यू में करीब 15%। लेकिन अगर आप एक आंकड़ा देखें जो है हमारा इन्वेस्टमेंट बार एंड कॉइन का, उसमें करीब 19% वॉल्यूम में ग्रोथ रहा पहले क्वार्टर में, लेकिन 33% वैल्यू में ग्रोथ रहा। ओके। वो जो अगर आप देखें कि एक बहुत सिग्निफिकेंट एक जंप हुई और एक हिंदुस्तान और भारत का कॉन्फिडेंस गोल्ड के ऊपर बहुत उभर के बाहर आ रहा है। ओके सर, किस तरह के इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी डिमांड की यहाँ पर आप लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि आगे किस तरह की डिमांड रहने वाली है, इंडिया में भी और ग्लोबली भी? अगर आप इंडिया में देखें तो जब अप्रैल शुरू हुआ, अप्रैल का महीना, तो गोल्ड प्राइसेस एक रैली पे गए, ऊपर काफ़ी ऊपर गए। और मई के बिल्कुल शुरुआत में वो एक थोड़ी करेक्शन आई, और 10 मई को थी अक्षय तृतीया। और इस बार की अक्षय तृतीया हमारे पूरे इंडस्ट्री के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक तो दिन रहता ही है, लेकिन इस बार की अक्षय तृतीया वॉज बम्पर, बहुत स्ट्रांग रही, इवन जब गोल्ड प्राइस इतना हाई। बिल्कुल रिकॉर्ड हाई। और एक ये कस्टमर का एक कॉन्फिडेंस गोल्ड के ऊपर रहा। और हमने ये देखा, हम लोग पूरी एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद लोअर प्राइस पॉइंट बिकेगा, क्योंकि एक आप सिर्फ एक उस दिन के रिलीजियस उसकी वजह से लेंगे, टोकन पे खरीदेंगे। लेकिन हमने जो देखा वो ये हुआ कि बड़े पीसेस जो वेडिंग ज्वेलरी के थे वो लोगों ने प्रीपोन करे, जिनके घर में इस साल शादी है, यानी ऊंचे भाव को लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया। डाइजेस्ट करा। और एक एंटिसिपेशन है कि अगर 3 साल, अगर हमारा साल के एंड में शादी है तो कहीं प्राइस लाख ना पहुंचे और बढ़ ना जाए, तो उसको लेके काफ़ी खरीदार रही, और इसका एक कॉन्फिडेंस गोल्ड के ऊपर है। इसके ऊपर हम अगर आप ग्लोबल तौर पे देखें और इंडिया में भी देखें, जो लॉन्ग टर्म रिटर्न गोल्ड ने दिया है वो एक बहुत ही हेल्दी है। हम ये नहीं बोल रहे किसी से आप कंपेयर करें, बट सिर्फ गोल्ड को देखें, इट इज़ अ बहुत हेल्दी रिटर्न गोल्ड ने दिया है ग्लोबली, इंडिया, हर जगह। तो एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट क्लास बहुत अच्छे से उभर के आ गया है। ओके, बिल्कुल। जो सिंगल डिजिट का रिटर्न मिलता था वो डबल डिजिट में कन्वर्ट हो चुका है, तो एक एसेट्स के तौर पर अब एक लोगों के बीच में इसकी पहुंच बढ़ती जा रही है। सर, लेकिन जो फाइनेंशियलाइजेशन जो होना चाहिए गोल्ड का, वो अब तक कम हो रहा है। अब ज्वेलरी डिमांड की तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड की जो अगर बात आती है, मेरे एक कोलीग आज आए, मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे इन्वेस्ट करना है अपने डॉटर्स के लिए, ज्वेलरी बताओ कहाँ से खरीदना चाहिए। धीरे धीरे बोले गोल्ड ETF में क्यों नहीं जा रहा? तो जब वो मेट्रो सिटी के लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि गोल्ड ETF उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना चाहिए, गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहिए, या गोल्ड के कॉइन या बार खरीदे जहाँ पे मेकिंग चार्जेस आपके कम होते हैं, उसके बाद भी लोगों में अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्या वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है? नहीं, आपने बहुत अच्छा, बिल्कुल एक जो हमारी टीम इस पे दिमाग लगा रही है, और हम लोग इस पे काम इंडस्ट्री के साथ मिलकर आगे करेंगे। आपका बिल्कुल एक सोचना सही है कि अवेयरनेस ETF की काफ़ी कम है, और हमारे को अगर आप
एक कोई जो ऐसे कोई जो स्ट्रीट पे घूम रहा है आदमी उससे अगर पूछें तो ETF की एक अवेयरनेस बहुत लो है, हम उस पर काम करेंगे। और अगर आप इंडिया को भी देखें तो म्यूचुअल फंड ऐसा सेगमेंट है, और जो डीमैट का ओपनिंग है ये पिछले 4-5 साल में काफ़ी हमने ग्रोथ उसमें देखी है। और मैं 100% सर्टन हूँ कि आगे आगे वाले आने वाले दिनों में, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं और इतने ट्रांसपेरेंट हैं और इतने ईजी हैं बिल्कुल। कि आप इसका रिजल्ट देखेंगे। बिल्कुल। और हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इस दौर में जो 2024 से शुरू के अगले 3-4 साल है, इसमें आप बहुत ग्रोथ इसमें देखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल अनटैप्ड मार्केट है। जिस तरह के ईयू में आप देख के लग रहा है कि हिंदुस्तान जैसे मार्केट में जहाँ गोल्ड को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, बस ज़रूरत है कि मिलकर काम करने की और लोगों तक पहुँचने की। उम्मीद करते हैं WGC के साथ हम लोग भी इस तरह के कुछ बड़े इवेंट्स करेंगे जहाँ पे गोल्ड ETF के बारे में चर्चा होगी। सर, अब आगे मेरा अगला सवाल होगा चाइना की बाइंग को लेकर। चाइना में जिस तरह से ट्रेंड बढ़ना है, जैसे अभी मेटल फोकस वालों से बातचीत हो रही थी, उनके डेटा सजेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर पेंटअप डिमांड थी। हिंदुस्तान में पेंटअप डिमांड 2022 में आई, यहाँ पे 2023-24 में दिख रही है। क्या ये ट्रेंड पूरे साल चलने वाला है? क्या उसी तरह की बाइंग होगी? अभी एक रिपोर्ट आ रही थी कि वहाँ पर डिमांड इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस नहीं है बुलियन मार्केट में, तो एक प्रीमियम भी हो गया ऑनशोर और ऑफशोर में। क्या कहेंगे आप इस पर? चाइना में तो ऑफकोर्स जो पूरी डिमांड ट्रिगर है वो सेंट्रल बैंक बाइंग की वजह से है, और एक तरह से वो अपने थोड़ा डीडॉलराइजिंग का इफेक्ट है। लेकिन अगर आप और बाकी सारे स्तर देखें, आंकड़े देखें, और जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं उसमें चाइना काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है अभी। लेकिन और ये रिटेल बाइंग के भी नंबर्स काफ़ी अच्छे थे अप्रैल तक। सो जो जैसा आपने सुना कि जैसे इन्वेस्टमेंट ओवरऑल काफ़ी लो है, और डायमंड्स का भी थोड़ा सा इट्स बीन थोड़ा टफ टाइम, प्लैटिनम का बहुत टफ टाइम है वहाँ पे चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वहाँ पे एक सेंट्रल बैंक जो करता है, जो सरकार करती है, उसके रिलेटेड रहता है काफ़ी। तो उसके प्रति हमने देखा कि एक गोल्ड की तरफ एप्रिसिएशन है, और वहाँ के मार्केट ने काफ़ी अच्छा काम किया है टू प्रमोट और यंग कस्टमर से कनेक्ट करने में प्योर गोल्ड। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स के एक डिमांड बहुत अच्छी चल रही है वहाँ पे। ओके सर, अब आपसे लोग जानना चाह रहे होंगे, प्राइस तो हम बातचीत नहीं कर पाएंगे आपसे, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि गोल्ड में ऐसे कौन से ट्रिगर होंगे जो गोल्ड के प्राइसेस को यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं? आपको ऐसे कौन कौन से फैक्टर दिखते हैं 2024 में? नहीं, अगर आप देखिए प्राइस में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अगर आप देखें कि इन्वायरमेंट जो है गोल्ड का, उसमें फंडामेंटली चीज़ें काफ़ी फेवरेबल हैं। बेस जो है वो ये है कि हमारे देश में एक पर कैपिटा इनकम, हाथ में जो एक सिटीजन के हाथ में पैसा आता है वो बढ़ रहा है, एक कॉस्ट, एक लिविंग एक चेंज हो रही है। उसके प्रति आप देखें रिलेशनशिप गोल्ड का काफ़ी साथ साथ रहा है। जब भी 1% इनकम बढ़ती है, डिमांड फॉर गोल्ड 1% बढ़ती है, तो ये काफ़ी अच्छा एक कनेक्शन है। और उसके हिसाब से आप देखें, इवन अगर आप BI सर्टिफिकेशन को देखें, 2-3 साल पहले इतना मेजर स्टेप इंडिया ने लिया कि हर ज्वेलरी पीस पे एक यूनिक आपको आइडेंटिफिकेशन मिलता है प्योरिटी का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इंडस्ट्री ने लिया, और उसके रिजल्ट्स अब आ रहे हैं। एक कस्टमर जो एक छोटे शहर में या छोटे दुकान पे जाता है, आज वो 100% गारंटी और एक तरह से एश्योर्ड है कि उसकी प्योरिटी गोल्ड की एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रति एक वेरीफाइड है। तो इन चीज़ों के अब रिजल्ट आने शुरू होंगे, और आप देखेंगे कि एक कॉमन कस्टमर बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ ले पाएगा हमारी बिल्कुल, category। क्योंकि जितना भी मार्केट ट्रांसपेरेंट होगा, मार्केट का दायरा उतना। कमोडिटी फटाफट में आज हम बात करने वाले हैं मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट और सीनियर कंसल्टेंट से। हमारे साथ दो मेहमान हैं, चिराग शेठ है और हर्षद बरोता। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला ET नाउ स्वदेश के लिए। सबसे पहले गोल्ड से शुरुआत करते हैं। किस तरह की चाल आपको आगे दिख रही है? मीडियम टर्म के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं इन्वेस्टमेंट एंगल से वो यहाँ पर देखते हैं। क्या उनके लिए क्या सलाह आप देंगे, एक बेसिक सलाह जो आम लोग जो रूरल एरियाज़ में भी आपको सुने वो भी समझ पाए कि गोल्ड में उनका व्यू क्या है? प्राइस पॉइंट से बताइए, और क्या ऐसे ट्रिगर होंगे जो यहाँ से मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं? देखिए, पिछले 6 महीनों में एक चीज़ ज़रूर अब निकल के आ रही है कि गोल्ड के फंडामेंटल्स काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो चुके हैं, दोनों डिमांड और सप्लाई की तरफ से, और दूसरे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो गोल्ड को एक ऊपर के लेवल पे सपोर्ट मिलते जा रहा है। दूसरी बात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जैसे दाम ऊपर जा रहे हैं तो फिजिकल मार्केट भी उसको एडजस्ट करने की शुरू कर चुका है। हमने देखा कि अक्षय तृतीया इंडिया में काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले कई दिनों में वियतनाम से, थाईलैंड से खबर है कि डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। टर्की में भी हमने देखा कि $40 के प्रीमियम चल रहे थे, पर उन लेवल पे भी डिमांड बहुत ही अच्छी चल के आ रही है। शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर बरकरार रह सकता है। अगर मार्केट $2300 टूटे तो आपको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को ज़रूर मिल सकता है। पर अगर मैं अगले 6 या 8 महीने की बात करूँ तो ऊपर में $2450-2500 देखने को मिल सकते हैं। अगले साल के हिसाब से अराउंड $2600-2650 के ऊपर के लेवल्स ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी अगर उसे आप रूपी टर्म में कन्वर्ट करें तो इस साल ही 75,000 रुपए के
ऊपर गोल्ड जा सकता है और अगले साल 80,000 के आसपास भी जा सकता है। आपको क्या लग रहा है कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट होंगे जो गोल्ड को इस भाव को देखेंगे, क्योंकि आप दोनों मेटल फोकस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं आपसे ट्रिगर जानना चाह रहा हूँ ऐसे कौन से डेटा होंगे जो इस भाव को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। तो जैसे चिराग जी ने बताया कि एक तो गोल्ड के फिजिकल फंडामेंटल्स अब पॉजिटिव हो गए हैं, बट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बात करें तो सो फार शॉर्ट टर्म में वो थोड़े अनसपोर्टिव है, क्योंकि हायर फॉर लॉन्गर जो इंटरेस्ट रेट्स की बात चल रही है, तो शायद रेट कट जितना मार्केट इस साल एक्सपेक्ट करे उतने शायद ना हो। बट अगर हम 2025-2026 की बात करें तो इवेंचुअली सब सेंट्रल बैंक्स रेट कट करेंगी, जो गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। हमने ऑलरेडी देखा है कि ईसीबी ने अपने रेट कट शुरू कर दिए हैं। आज ईसीबी का एक रेट कट आया है, बैंक ऑफ कनाडा ने रेट कट शुरू कर दिया। तो आई थिंक मार्केट में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को ये ऑप्टिमिज्म है कि फेड भी नेक्स्ट ईयर से रेट्स और ज़्यादा फास्ट करेगी, तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी जो है गोल्ड के लिए सपोर्टिव हो जाएंगे। ओके चिराग, आपसे अब मेरा सवाल होगा, जैसा हर्षल कह रहे थे कि 2 रेट कट्स हो चुके हैं, बैंक ऑफ कनाडा, पहले स्विट्जरलैंड में भी हुआ, अब ईसीबी ने भी कट कर दिया। अब क्या लग रहा है, क्या अब फेड की बारी है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक जो चीज़ फेड के लिए इम्पॉर्टेंट है वो देखना कि इन्फ्लेशन कैसे एडजस्ट करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा स्टिकी रहा हुआ है। दूसरा, आप हमारे रिपोर्ट में पढ़ेंगे जो हम आज लॉन्च कर रहे हैं, उसके अंदर स्टैगफ्लेशन के भी एक कंसर्न निकल के आ रहे हैं। तो ये ज़रूर एक फेड को देखना होगा, बट फेड मान रहा है कि 2 या 3 रेट कट ज़रूर आ सकते हैं, और एक्चुअली जो पेस पिकअप होगा वो 2025 और 2026 में रेट कट के पेस पिकअप हो गए। तो रेट कट्स तो आने हैं, अब देखना है कि कितने और कब आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हर्षल, अब मार्केट में इस तरह की नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि 2 रेट कट होंगे, हाल के जो इकोनॉमिक नंबर है उसे देखते हुए। आप बताइए, आपको लग रहा है कि इस साल 2 रेट कट की संभावना है क्या फेड की तरफ से? जी देखिए, हम ये समझते हैं कि शायद इस साल मार्केट फिर से डिसअपॉइंट होगा, जैसे 2023 में भी हुआ था। तो मोस्ट पॉसिबली ये है कि एक रेट कट तो मिनिमम आएगा, शायद वो यूएस इलेक्शन के आसपास नवंबर या दिसंबर में आएगा। सितंबर रेट हाइक जो है वो फिलहाल 50% चांस मार्केट देख रहे हैं। बट आई थिंक मोर इंपॉर्टेंट है कि मार्केट हमेशा, क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, तो नियर टर्म कंसर्न्स को मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। हमने देखा कि गोल्ड में जो करेक्शंस भी आ रहे हैं वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मार्केट जो फिलहाल रेट्स हायर रहने वाले उसको थोड़ा डिस्काउंट कर रहे हैं और फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, जहाँ पे रेट कट शायद और ज़्यादा तेज़ी से आएंगे। तो 2025 में मोर स्पेसिफिकली जब रेट्स नीचे आना शुरू होंगे तब गोल्ड में एक पॉजिटिव रिएक्शन और हमें आता हुआ दिख रहा है। ओके सर, कुछ और डेटा की बात करते हैं। चाइना में इस तरह की खबर आ रही है कि जो रिटेल बाइंग है वहाँ पे डिमांड काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के बुलियन इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस है चाइना में वो काफ़ी कम है। तो क्या वहाँ पे भाव प्रीमियम मिल रहा है? ऑनशोर और ऑफशोर का जो प्रीमियम है, जो डिफरेंस है, वो काफ़ी बढ़ गया है, प्रीमियम डिस्काउंट? देखिए, चाइना में एक चीज़ जो क्यों मार्केट में प्रीमियम आता है, ठीक है, अगर हम चाइना को छोड़ दें, कोई भी मार्केट में देखें, जब एक सिग्निफिकेंट प्रीमियम में मार्केट ट्रेड हो रहा है, जैसे आप चाइना की बात कर रहे हैं या टर्की में चल रहा है या वियतनाम में चल रहा है, जहाँ पे सिग्निफिकेंट प्रीमियम है, नॉर्मली ये होता है कि कोई भी मार्केट में $2-3 का प्रीमियम चलता है, बट इन सारे मार्केट्स में $30-40-50 का प्रीमियम चलता है। ये तब होता है जब सप्लाई कंस्ट्रेन हो जाती है। तो चाइना में हमने देखा है कि पिछले 1 आध साल से गवर्नमेंट ने बैंक्स को कोटाज इशू किए। अब ये क्या होता है कि जब डिमांड पिकअप हो जाती है और क्योंकि आपने कोटा इशू किए तो सप्लाई कंस्ट्रेंड हो जाती है, और इसलिए हमने देखा है कि स्पॉट जो चल रहा है उससे ऊपर चाइना में रेट चल रहा है। तो ये प्रीमियम उसकी वजह से, सिर्फ डिमांड की वजह से नहीं है, बट सप्लाई और डिमांड दोनों में कनेंड्रम है, जिसकी वजह से हमें चाइना में प्रीमियम देखने को मिला हुआ है। ओके, सेंट्रल बैंक की जो खरीदारी है उसको लेकर अब आम लोग भी समझने लगे कि सेंट्रल बैंक क्योंकि मजबूत हैंड है और वहाँ पर लोगों को भरोसा भी होता है कि अगर वो खरीदारी कर रहा है तो हम क्यों ना करें। तो वो लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में बताइए कि वहाँ पर अब किस तरह की बाइंग हो रही है, क्या नए डेटा निकल के आ रही है सेंट्रल बैंक की बाइंग के फ्रंट से? देखिए, पिछले 2-3 साल से हमने देखा है 1000 टन की सेंट्रल बैंक की नेट बाइंग आई है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। काफ़ी अगर आप देखें तो लास्ट 10 साल में अगर आप सेंट्रल बैंक की बाइंग को कंपेयर करें, शायद एक्चुअली उनका जो शेयर था ग्लोबल डिमांड में वो वर्चुअली डबल हो चुका है। यानी शायद पहले 10 से 12% हुआ करता था, आज ग्लोबली वो 20% के आसपास हो गया। तो सेंट्रल बैंक्स अब एक बहुत ही बड़े प्लेयर बन के आ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2 सालों में बहुत ज़्यादा सेंट्रल बैंक की बाइंग हुई। सो पहले ही होता था सेंट्रल बैंक बाइंग कॉन्सेंट्रेट रहती थी, अब हमने देखा है कि इंडिया RBI बाई करता है, टर्किश सेंट्रल बैंक बाई कर रही है, चाइनीज सेंट्रल बैंक बाई कर रही है, पोलैंड, सिंगापुर, जैसे पिछले साल सिंगापुर जैसे छोटे देश ने करीबन 70 टन्स की सेंट्रल बैंक बाइंग की है। तो वेपनाइजेशन ऑफ द डॉलर हुआ है आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद काफ़ी सेंट्रल बैंक्स को ये लग रहा है कि हमें डॉलर एसेट्स जो है हमारे
जो ट्रेजरीज है या दूसरे बॉन्ड्स है उसमें थोड़ा बहुत डिपेंडेंस कम करना है और गोल्ड को खरीदना है। इसलिए सेंट्रल बैंक अब एक बहुत ही बड़ा प्लेयर बनते जा रहा है। ओके, और ये सिर्फ ये ट्रेंड पूरे ग्लोबली एक ब्रॉडर ट्रेंड एक बन के उभरा है। पहले कुछ चंद सेंट्रल बैंकों के डेटा आ रहे थे, अब छोटे छोटे कंट्रीज भी खरीदना शुरू कर दे। लेकिन बाकी जगहों की डिमांड कैसी है? आमतौर पे देखा जाता है जब वेस्ट खरीदता है तो ईस्ट में बिकवाली होती है, जब वेस्ट में बिकवाली होती है तो ईस्ट में खरीदारी होती है। तो वहाँ किस तरह के ट्रेंड देखने को वेस्ट में मिल रहे हैं, ईस्ट में किस तरह के ट्रेंड है, साथ ही हेज फंड्स की किस तरह की बाइंग हो रही है हर्षल? तो देखिए, एक डाइवर्जेंस जो है ईस्ट और वेस्ट में आई थिंक 2023 में बरकरार था। हमें लगता है कि इस साल भी शायद कहीं ना कहीं वो ट्रेंड डाइवर्जेंस होगा, क्योंकि जो मेन फिजिकल डिमांड आ रही है वो एशिया से आ रही है, मोर स्पेसिफिकली चाइना, टर्की और टू एन एक्सटेंड इंडिया से आ रही है। बट वेस्टर्न रिटेल इन्वेस्टर्स है वो कहीं ना कहीं इस प्राइस पे इतना बाय नहीं कर रहे। हमने देखा है कि अप्रैल तक ETFs में भी हैवी सेलिंग थी। तो आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स में जो स्पेशली वेस्टर्न मार्केट्स में क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हाई है, तो जो भी बड़े फंड्स हैं वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब आपको इंटरेस्ट रेट अच्छे मिले तो कहीं ना कहीं वो लोग गोल्ड से डाइवर्सिफाई करके वो लोग फिक्स इनकम में शिफ्ट हो रहे हैं। तो शायद ये डाइवर्जेंस शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि जो कंसर्न्स भी है जियो पॉलिटिकल, फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, या एशिया में चाइना में क्योंकि करेंसी डिवैल्यूएशन के कंसर्न्स है तो लोग बाय करते हैं। वेस्टर्न मार्केट्स में शायद ये सब कंसर्न्स नहीं है, तो वो गोल्ड को एकदम अलग तरीके से देख रहे हैं, तो ये डाइवर्जेंस रहेगा। ओके, ETF का जो दायरा है ग्लोबली तो परसेंट से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखें तो 2-3% मेरे को लगता है गोल्ड में जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसका 2 से 3% ETF में जाता होगा। ये दायरा क्यों नहीं बढ़ रहा है? और फिलहाल ग्लोबली भी और इंडिया में भी किस तरह का ट्रैक्शन दिख रहा है गोल्ड ETF को लेकर? अब देखिए, ETF अगर हम मार्केट देखें, इंडिया में पिछले 15 साल से ETFs एक्टिव है। एक्चुअली इंडिया में अभी भी ETFs को लेके अवेयरनेस थोड़ी बहुत लो है। अगर हम इंडियन ETF मार्केट देखें तो 40 से 45 टन है, उसमें से एक्चुअली बहुत बड़ा जंप तो इस साल आया हुआ है। 2023-2024 में हमने काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप ETF में आते हुए देखा है। हालांकि ये चीज़ हमें ज़रूर देखने को मिली है कि अब इंक्रीजिंगली वेल्थ मैनेजर्स है या जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स है वो अब अपने क्लाइंट्स को ज़रूर बोल रहे हैं कि सोने में निवेश करना चाहिए। तो उसका एक्चुअली अब हमें दिख रहा है कि ETFs में फ्लोज मिल रहे हैं। हालांकि ETF के लिए अब सबसे बड़ा जो कंपटीशन उभर के आ रहा है वो है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। हमने देखा है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में करीबन 150 टन की बाइंग आई है पिछले 5-6 साल में जब से सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड शुरू हुए, जबकि ETF जो 15 साल से है वो 40-45 टन ही पहुंचा है। तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड अब एक बहुत ही बड़ा विकल्प उभर के आ रहा है। ओके, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की बात की तो हालांकि मैं चांदी पे जाना चाह रहा था, लेकिन एक सवाल और मैं आपसे ये करूंगा कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में जिस तरह के कॉस्ट बेयर करने पड़ते हैं, RBI के पास और भी ऑप्शंस है, वो बॉन्ड के जरिए 7-8% पे भी अपने पैसे जुटा सकते हैं। यहाँ पे उनको इंपोर्ट की कॉस्ट अलग हो रही है 15%, फिर उसके अलावा उस पर ब्याज देना पड़ता है अलग। इतना महंगा क्या आपको लग रहा है प्रूडेंट डिसीजन है RBI का? अब देखिए, ऑब्वियसली जब सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड आया था तब ये था कि एक्चुअली सर्टन शिफ्ट होगा फिजिकल इन्वेस्टमेंट से सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के अंदर। बट सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड ने एक नए निवेशक को नए निवेशक किस कॉस्ट पर, ये आप देखिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसीलिए अब हम देख रहे हैं कि RBI सिग्निफिकेंटली गोल्ड फिजिकल बाइंग कर रही है, क्योंकि RBI ने शायद सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में 1 लाख करोड़ का AUM हो चुका है। एब्सोल्युटली। दूसरी बात, शायद ये नहीं सोचा था कि गोल्ड के दाम भी इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए हम देख रहे हैं कि RBI रेगुलरली हर मंथ गोल्ड बाइंग करती जा रही है। टू सम एक्सटेंट ये सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में जो इन्फ्लोज आ रहे हैं उसको हेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज इस तरह की जब गोल्ड के जरिए आप अगर पैसे जुटाते हैं गोल्ड बॉन्ड के जरिए, बहुत ही आपात स्थिति में होता है। इंडिया इस तरह की है, हालांकि अभी भी वो उतना बड़ा नहीं हुआ है कि जो चिंता की बात हो। चलिए अब चांदी की बात करते हैं। चांदी में क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि कौन खरीद रहा है चांदी? चांदी में इतना एग्जूबरेंस क्या है, या सप्रेस थी डिमांड भी, सप्रेस थी, या प्राइस भी बहुत दिनों से उस तरह की रैली देखी नहीं? तो क्या लग रहा है आगे चांदी में? देखिए, चांदी में एक्चुअली अगर देखें तो सोने से अच्छे फंडामेंटल्स है, ठीक है। बट जैसे आपने कहा, चांदी सप्रेस थी काफ़ी टाइम से। वो गोल्ड को थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि चांदी बेस मेटल्स की तरह बिहेव कर रही थी, प्रेशियस मेटल्स की तरह बिहेव नहीं कर रही थी। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो जो इंडस्ट्रियल डिमांड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली फोटोवोल्टेक,
ईवीज़ की तरफ से बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल डिमांड आई हुई है। इवन जो ज्वेलरी डिमांड है वो जैसे इंडिया में जो माना जा रहा था कि शायद 2023 बहुत ही ख़राब जाएगा, उतना नहीं हुआ है। तो चांदी में फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। डिमांड की वजह से चांदी डेफिसिट में है, तो उसका भी एक ज़रूर सपोर्ट चांदी में होगा। बट आप जानते हैं चांदी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है, तो अगर कोई भी उसमें निवेश करना चाहता है तो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। और वॉलेटिलिटी अगर आप सहन कर सकते तो ही चांदी में आपने निवेश करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। क्योंकि 2011 में जब इंटरनेशनल मार्केट में जो रैली आई थी, वहाँ पर जो लोग फंसे होंगे अभी भी उनको वो लेवल नहीं मिला है, तो इसलिए आप सावधान रहे, लोगों के इस उत्साह में ना कूदे, आप वक्त दे, लंबी अवधि का नजरिया रखें, डिप में खरीदारी करें। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से लगातार चौथे साल चांदी में डेफिसिट की स्थिति है, रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल डिमांड है, इन सब को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, चांदी कहाँ जाने वाली, किधर जाने वाली? तो चांदी में जैसे चिराग ने भी बताया कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अच्छे हैं। आई थिंक लास्ट ईयर तक थोड़ी चांदी कंस्ट्रेंट थी क्योंकि चाइना में इकोनॉमिक कंसर्न्स थे। अब जैसे जैसे चाइना शायद अपनी इकोनॉमिक स्लोडाउन से उभर रहा है, आई थिंक इंडस्ट्रियल मेटल्स में अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी आ चुकी है। और ग्लोबली जो ऑनगोइंग इलेक्ट्रिफिकेशंस और ग्रीन एनर्जी की तरफ जो एक झुकाव है ग्लोबली, आई थिंक कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्रियल यूजेज चांदी का प्रमोट कर रही हैं, उसका यूजेज बढ़ रहा है। और आई थिंक वो देखते हुए रिटेल इन्वेस्टर्स भी उसमें पाइल इन कर रहे हैं। तो चांदी वॉलेटाइल ज़रूर रहेगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वन साइड रैली आएगी, बट अगर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव बात करें तो हम $32-35 भी चांदी में नेक्स्ट एक साल में देख सकते हैं, $35 के भी लेवल देख सकते हैं। $35 यानी उसे हम 1,10,000 अगर रुपी टर्म में उसे कांस्टेंट माने करेंसी को, तो 1,10 तक जा सकता है। चलिए, तो इस तरह के लेवल्स दिख रहे हैं। अब आखिरी सवाल, आप दोनों से मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्या पसंद है आपको? अगर आपको पर्सनल पोर्टफोलियो में रखना है तो गोल्ड और सिल्वर किसे ज़्यादा वेटेज देंगे और कितना हिस्सा बांटेंगे आप अपने पर्सनल पोर्टफोलियो पे बताइए। देखिए, मैं कहूँगा दोनों में निवेश करना चाहिए, बट फिलहाल मैं कहूँगा चांदी के जैसे हमने कहा फंडामेंटल अच्छा है, तो 60% चांदी 40% गोल्ड। आप हर्षद? मैं आई थिंक 50-50 वेटेज की तरफ मेरा बायस है कि 50-50% वेटेज होना चाहिए। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने वक्त निकाला कमोडिटी फटाफट के लिए। तो ये थे मेटल फोकस के हर्षल बरोत और चिराग शेठ, जो बता रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर की चाल आगे किस तरह की रह सकती है और जो आगे जो नए रिकॉर्ड बनेंगे उसके पीछे वजह क्या है। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।